नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविताएं, जिसमें 2 कविताएं दी गई हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। 2 कविताएं प्रमुख रूप से इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म की यदि बात करें तो इनका जन्म सन 1899 ईस्वी को बंगाल के महिसादल गांव में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। ध्यान देंगे, निराला की प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 9 तक महिसादल, जो कि इनका जन्म स्थान था, वहीं पे हुई। उन्होंने स्व अध्याय से संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र की गहरे अध्येता थे। यहाँ पे बात करें तो इनकी गहरी रुचि थी, गहरी जानकार थे ये इन चीज़ों के। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। ये ध्यान देने की बात है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से ये काफ़ी प्रभावित थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। जैसा कि हम चर्चा करें, 15 वर्ष की उम्र में लगभग निराला का 15 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था और अल्प वैवाहिक सुख ये भोग पाए। महज 20 वर्ष की अवस्था जब निराला की थी तब इनकी पत्नी इनका साथ छोड़कर निधन हो गया। टीबी से उनका निधन हुआ। धीरे धीरे एक एक करके, यानी 16-17 वर्ष की उम्र में निराला के जीवन में विपत्तियों ने शुरुआत कर दी। धीरे धीरे परिवार के अन्य प्राणी भी एक एक करके इनका साथ छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। आत्मीय जनों के आकस्मिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। ये सब दुख निराला एक एक करके सहन करते रहे। ये कहें कि जैसा मृत्यु से साक्षात्कार निराला का हुआ, शायद ही किसी का हुआ होगा। लेकिन अंततः निराला की पुत्री सरोज के निधन ने निराला की अंतरात्मा तक को झिझोड़ कर रख दिया। अंदर तक वो टूट जाते हैं। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और 1961 में उनका देहांत हुआ माना जाता है। इनकी कृतियों की यदि बात करें, रचनाओं की बात करें, तो रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते ये प्रमुख रूप से चर्चित रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी इनकी ख्याति अविस्मरणीय है। हिंदी साहित्य के कोश को समृद्ध करने में निराला ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। संपूर्ण यदि निराला के रचनावली को पढ़ने का प्रयास करें तो निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, जिसको हम निराला रचनावली के नाम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं पाठ की। निराला के द्वारा दी गई जो 2 प्रमुख कविताएं यहाँ पे दी गई हैं। उत्साह कविता, पहली कविता है उत्साह और दूसरी कविता इनकी है अट नहीं रही है। एक बादल को संबोधित है, एक आवाहन गीत है, और दूसरी कविता में निराला जी ने फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन किया है। तो सबसे पहले इनके वर्ण विषय की बात करते हैं। तो देखिए, निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति,
प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चरित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में, यहाँ पे दिए उनके विद्रोही स्वभाव, इनके स्वर में क्रांति का स्वर, इनकी रचनाओं में क्रांति का स्वर झलकता है, इसलिए विद्रोही स्वभाव का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, यानी छंद शास्त्र के नियमों से मुक्त रहकर लिखने का प्रयास सबसे पहले निराला के द्वारा ही किया गया। ये बात हो रही है छायावादी रचनाकारों में। छायावाद के जो रचनाकार हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, उन सब में सबसे पहला प्रयास निराला का था। छायावाद में कई कवियों ने अपना योगदान दिया, जिनमें छायावाद के 4 आधार स्तंभों की यदि बात करें तो सबसे पहले आता है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की बात करें, दूसरा आता है निराला, तीसरा आता है पंत और चौथे नंबर पर आता है महादेवी वर्मा। महादेवी ये छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। यहाँ पे अब आगे देखते हैं शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो आइए चर्चा करते हैं इनकी रचनाओं की, इनकी रचनाओं के वर्ण विषय की। सबसे पहले इनकी उत्साह कविता की यदि बात करें तो उत्साह कविता एक आवाहन गीत है। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। यहाँ पे बात करें, कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, सुंदर कल्पना, कोमल कल्पना और क्रांति चेतना दोनों मौजूद हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। नूतन कविता और नवजीवन के संदर्भों में इसे देखते हैं। दूसरी कविता की बात करें तो दूसरी कविता फागुन मास की मादकता का वर्णन, उसकी सुंदरता का मनमोहक वर्णन प्रस्तुत करती है। कविता का शीर्षक दिया गया है अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ पे बात करें इनकी दूसरी कविता है अट नहीं रही और पहली कविता है इनकी उत्साह। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है। देखते हैं कविता को, कविता के वर्ण विषय को। तो प्रस्तुत है निराला द्वारा रचित प्रथम कविता उत्साह। सबसे पहले उत्साह कविता की यदि शिल्प की बात करें तो शिल्प में हम इसकी भाषा की बात करते हैं। भाषा इसमें हुई है खड़ी बोली हिंदी। भाषा का प्रयोग इसमें है खड़ी बोली हिंदी। शब्दावली की यदि इसमें बात करें तो तत्सम प्रधान है, तत्सम शब्द प्रधान तत्सम है। काव्य गुण की यदि बात करें तो इसमें
ओज गुण का प्रयोग है और वीर रस और काव्य गुण है इसमें ओज। शैली की यदि बात करें तो ये गीत शैली में लिखा गया है, गेय शैली हम इसको कह सकते हैं। एक गीत के अंदाज में कवि ने अपनी बात कही है। तो यहाँ पे अब कविता को देखते हैं। बादल गरजो, यहाँ पे प्रथम दिया है बादल को संबोधन किया गया है। कवि ने संबोधन किसका किया है? बादल को। तो क्या है इसका अर्थ? कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है। क्या कहता है? गरजो, कि हे बादलो तुम गरजो, तुम गर्जना करो। ये प्रथम पंक्ति का भाव है, अर्थ है घर घर घेर घेर, क्षमा करना, घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ यहाँ पे संबोधन है। घ वर्ण की आवृत्ति से आप इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग देख सकते हैं और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो घेर घेर घोर गगन, घोर शब्द का मतलब है भयंकर, भयानक। तो यहाँ पर बादल के अर्थ में घोर का अर्थ क्या हुआ? मूसलाधार, मूसलाधार यानी भयंकर बरसात, तेज बरसात। तो घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन क्या कहना चाहता है कवि? कि गगन यानी होता है आकाश, कि समस्त आकाश को घेर 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 करके, घेर घेर शब्द की यदि बात करें तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहता है? देखिए सबसे पहले दोबारा से एक बार देखते हैं इसको। बादल गरजो, कवि बादल को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे बादलो तुम गरजो। ये प्रथम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट है। आगे दूसरी पंक्ति पर यदि ध्यान दें तो कवि कहना चाहता है कि घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, धाराधर बादलों के लिए आया है। तो धाराधर का अर्थ क्या है? बादल। कवि फिर क्या कह रहा है? कि समस्त आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। घेर 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 करके, घोर मूसलाधार, घेर करके किसको? गगन को। समस्त गगन को घेर कर घोर मूसलाधार बरसात करो, धाराधर ओ। तो ये संबोधन है कि हे बादलो धाराधर ओ। आगे बात करते हैं ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित शब्द की यदि बात करें तो ललित ललित शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। काले घुंघराले। अब यहाँ पे देखिए कि हे बादलो, ललित का अर्थ होता है सुंदर और एक ही शब्द को दो बार दिया गया। ललित ललित मतलब अत्यधिक सुंदर, कि हे बादलो तुम अत्यंत सुंदर हो। ललित ललित, हे बादलो तुम अत्यंत सुंदर हो। काले घुंघराले, तुम्हारा स्वरूप काले घुंघराले बालों के समान है। तुम्हारा स्वरूप कैसा है? काले घुंघराले बालों के समान। यहाँ पे आप उपमा अलंकार का प्रयोग भी देख सकते हैं। तुम्हारा स्वरूप काले घुंघराले बालों के समान है। फिर देखिए यहाँ पे के से उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पे भी आप इस पंक्ति में भी देख सकते हैं। उपमा कि बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले। अर्थ पे देखिए, तुम अबोध बालकों की कल्पना के समान पाले गए हो। तुम अबोध बालक की, बाल कल्पना यानी अबोध बालक की कल्पना कैसे के समान पाले गए हो। तो अर्थ क्या हुआ? तुम अबोध बालक की कल्पना के समान पाले गए हो। आगे पंक्ति पर बात करते हैं। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि उर्मे, तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा। विद्युत छवि यानी शोभा, विद्युत यानी बिजली, उर्मे यानी हृदय में। तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण करते हो। विद्युत छवि उर्मे, तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण करते हो।
कवि, यहाँ पे फिर देखिए कवि कहकर के क्या, कवि अपनी कविता के माध्यम से नए संसार की सृष्टि करता है, नए भावों की सृष्टि करता है। तो यहाँ पे कवि ने बादल को कवि का प्रतीक माना है और कहा है कि तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, नवजीवन वाले, नवजीवन वाले कहकर कवि कहना चाहता है कि तुम जल रूपी नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो, तुम जल रूपी नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो। इस पंक्ति की यदि बात करें तो रूपक अलंकार का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। वज्र छिपा, वज्र छिपा, वज्र का मतलब होता है वज्रपात की शक्ति। वज्र छिपा कि हे बादल, तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। हे बादल, तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो, तुम इस संसार में या इस संसार को, नूतन कविता का अर्थ यहाँ पे होगा नवीन प्रेरणा, कि तुम इस संसार में या इस संसार को नवीन प्रेरणा से फिर से भर दो, अर्थात इनको जीवन प्रदान कर दो। हे बादल तुम गरजो, यहाँ पे फिर से कवि ने वो ही संबोधन कर दिया है। तो आशा है आपको इस काव्यांश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। दूसरे इसकी पंक्तियों पर बात करते हैं। विकल विकल, यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार है, अर्थ नहीं बदलता है। तो यहाँ पर अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। उन्मन थे उन्मन, यहाँ पर भी आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कर सकते हैं। तो अर्थ पे देखिए, अब गौर कीजिए अर्थ पे कि विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्तियों के माध्यम से कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, विकल, विकल शब्द का अर्थ है व्याकुल, उन्मन का अर्थ होता है अनमना। विकल का अर्थ व्याकुल और उन्मन का अर्थ होता है अनमना। तो कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, गर्मी की तपन के कारण, यहाँ पे दे रखा है विश्व के निदाग, निदाग शब्द है गर्मी के लिए, निदाग का अर्थ क्या है गर्मी, के सकल जन, सकल यानी सभी, जन यानी लोग, विश्व के सभी लोग गर्मी के कारण क्या हो गए हैं, गर्मी की तपन के कारण धरती के सभी लोग व्याकुल तथा बेचैन हो रहे हैं, अनमने हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कवि कहता है कि इसी समय आए अज्ञात दिशा से, अनंत जिसकी सीमाओं का कोई ज्ञान नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो, कि इसी समय इस सीमाहीन आकाश में हे बादलों, न मालूम तुम किस ओर से आकर छा गए, तुम पता नहीं किस दिशा से आए और आकर के इस सीमाहीन आकाश में छा गए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कवि कहता है कि हे बादलों, तुम बरसकर इस गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करो। हे बादलों, गरज करके तुम बरसो। पंक्तियों का ये भाव है। तो एक बार पुनः इन पंक्तियों पर आप ध्यान देंगे। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादलों, गर्मी की तपन के कारण सारी धरती के लोग व्याकुल तथा बेचैन हो रहे थे। इसी समय तुम इस सीमाहीन आकाश में न मालूम किस ओर से आकर के छा गए।
हे बादलों, तुम बरस कर इस गर्मी के ताप से तपी हुई इस धरती को शीतलता प्रदान करो। हे बादलों, गरज कर बरसो। ये कविता उत्साह कविता। इसके प्रश्नों की बात करें तो गर्मी के कारण सर्वत्र जीवन कैसा हो गया था। यहाँ पे दे रखा है गर्मी के कारण जीवन कैसा हो गया। सभी चारों तरफ जहाँ भी देखें जीवन अनमना तथा परेशानी से भरा और व्याकुलता से भरा हो गया था। कवि ने ये कविता बादल को ही संबोधित क्यों की, यहाँ पर देखिए ये कविता बादल को ही संबोधित इसलिए की कि वह बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है और इसके साथ ही बादल जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम भी हैं। इसलिए कवि ने बादल को संबोधित किया है। शिल्प की यदि बात करें तो काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है। बादलों को संबोधित कविता है और ये एक संबोधन गीत शैली में लिखा गया है। दूसरी कविता की बात करते हैं, अट नहीं रही है। कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब अटना यानी समाना, प्रविष्ट होना। आभा यानी सुंदरता। फागुन की, फागुन मास की। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है, कवि फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है, फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसकी शोभा समा ही नहीं रही है, सट नहीं रही है। सट नहीं रही यानी समा ही नहीं रही है। इसमें आप अगर कविता में देखें तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग कवि ने किया है। बाकी काव्य की विशेषताएं आप उसी को ले सकते हैं और माधुर्य गुण इसमें आप कर सकते हैं। माधुर्य गुण और श्रृंगार रस ये इसकी शिल्प में आप जोड़ सकते हैं। तो अट नहीं रही है आभा फागुन की, फागुन मास का सौंदर्य इतना ज़्यादा है कि इसकी शोभा समा ही नहीं रही है। कैसे, तन सट नहीं रही है। इसकी शोभा ज़्यादा है तो वो तन यानी तन शब्द किसके लिए है, मानव के लिए। तो देखिए कवि कहता है कि ये शोभा प्रकृति के साथ साथ मानव तन पर भी दृष्टिगोचर होती है, अर्थात मानव के शरीर पर भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिसका परिणाम क्या है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के चेहरों पर खुशी छलक उठी है। ये कहना सट नहीं रही है, उनके चेहरों पर ये खुशी समा ही नहीं रही है, स्पष्ट प्रकट हो रही है। आगे देखिए इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। घर घर शब्द की बात करें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग आप इन पंक्तियों में देख सकते हैं। कवि कहता है कि कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम खुलकर सांस ले रहे हो। उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो ऐसा लगता है कि मानो हे बादल तुम फागुन मास के लिए, क्षमा करना मैंने बादल बोल दिया। कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो ऐसा लगता है मानो तुम खुलकर सांस ले रहे हो और घर घर भर देते हो। इससे प्रत्येक घर महक उठता है, प्रत्येक घर को आप अपनी इस खुशबू से, सुगंध से भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ पे देखिए तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि मन रूपी पक्षी कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने को नभ में तुम इतनी मादकता भर देते हो कि मन रूपी पक्षी कल्पनाओं के पंख लगाकर पर यानी पंख, कल्पनाओं के पंख लगाकर उन्मत्त गगन में उड़ने के लिए आतुर हो उठता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि मैं आँख हटाना चाहता हूँ लेकिन इस सुंदरता से अपनी आँखें नहीं हटा पा रहा हूँ।
आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। क्या कहता है कवि कि सर्वत्र फागुन में फैले सौंदर्य का ये दर्शन करता है और उसकी आंखें इस फैले हुए सौंदर्य को देखकर झपकती ही नहीं हैं, पलकें गिरती ही नहीं हैं, आंखें हटती ही नहीं हैं, इसलिए वह अपनी दृष्टि को नहीं हटा पाता है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आगे देखिए, पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल। कवि कहता है कि पेड़ पौधों की डालियां, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पेड़ों से लदी हुई पेड़ पौधों की डालियां हरे हरे पत्तों से लद गई हैं। वे कहीं पे अपनी हरितिमा में हैं और कहीं पर लालिमा झलका रही हैं। यानी कहीं कहीं पर तो ये पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं और कहीं कहीं पर लाल रंग की नई कोंपलें दिखाई दे रही हैं। और देखिए क्या है, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पंक्तियों पे ध्यान देना है। और कवि कहता है कि कहीं कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। कहीं कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। अर्थात बसंत के इस मादक वातावरण में वृक्षों की डालियों पर सुगंधित पुष्प खिल गए हैं। ये आप इसका भाव कर सकते हैं और अपनी मंद मंद सुगंध ये चारों ओर फैला रहे हैं। अगली पंक्ति पे बात करते हैं। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पट नहीं रही यानी समा ही नहीं रही है। पाट पाट यानी कदम कदम पर। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो कवि क्या कहता है, कदम कदम पर सौंदर्य राशि, सुंदरता इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा ही नहीं रही है, सब जगह वो प्रकट हो रही है। इस प्रकार से आप इस कविता को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न इसमें से यदि हो तो प्रश्न क्या हो सकता है। सबसे पहले हम इस कविता के प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें हो, अट नहीं रही है का क्या आशय है। अट नहीं रही है का क्या आशय है। तो इसका आशय क्या है कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसकी शोभा प्रकृति और तन मन में समा गई है, समा ही नहीं रही है। क्योंकि अट नहीं रही है, समा ही नहीं रही है, यही आप इसका आशय कर सकते हैं। इसमें प्रश्न हो कि देखिए, फागुन के आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। तो इसमें प्रश्न यदि हो कि फागुन की मादकता का मानव मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि फागुन की मादकता का मानव मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह, देखिए क्या है कि वह उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो क्या प्रभाव पड़ता है कि वह कल्पनाओं के पंख लगाकर स्वच्छंदता के साथ खुले आकाश में उड़ना चाहता है। ये आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रश्नों की यदि बात करें, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की बात करें तो आपके समक्ष हैं। सबसे पहले इसके पहले प्रश्न पर हम बात करते हैं। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। तो गरजने के लिए कवि इसलिए कहता है क्योंकि गरजना क्रांति का सूचक है। गरजना किसका सूचक है, क्रांति का। गरजना क्रांति का सूचक है और कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है, यही इसका अर्थ है। दूसरे प्रश्न की बात करें, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए भी रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गर्जन और उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती की तपन को शीतलता प्रदान करता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और ऐसी ही शक्ति का आकांक्षी है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, उत्साह है, जिससे दुख पीड़ित जनता को सुख प्राप्त हो सके। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न पर देखिए
कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल करता है पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में, सबसे पहले यदि बात करें। दूसरी कर सकते हैं उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में, और तीसरी कर सकते हैं जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। इन अर्थों की ओर यह संकेत करता है। चौथे प्रश्न पर ध्यान देंगे कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर आप लिख सकते हैं। तो जगह जगह आया होगा, आपने देखा होगा पंक्तियों पे। एक बार कविता में पुनः आप देख सकते हैं। घेर घेर घोर गगन, घ वर्ण का एक नाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसमें आप देख सकते हैं ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पर इस पंक्ति में आप एक नाद देख सकते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, एक स्वाभाविक लय, एक स्वाभाविक संगीतात्मकता आप इस पंक्ति में भी देख सकते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इसमें भी आप नाद सौंदर्य का प्रभाव देख सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की। अन्य प्रश्नों में यदि बात करें तो सबसे पहले हम अट नहीं रही है कविता से देखते हैं। अट नहीं रही है, इस कविता के प्रश्नों की बात करें तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, दे रखा है प्रश्न। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं हट रही है? तो ये आप देख सकते हैं, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि वह मतवाला और मस्त शोभा को बिखेरने वाला है। उसकी शोभा कवि के तन मन में भर गई है, इसलिए वह इसकी सुंदरता को निहारता ही रहता है। चाह कर भी वह अपनी आंखों को उस पर से हटा नहीं पाता है। ये आप इसका उत्तर कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? तो प्रकृति की व्यापकता का वर्णन आप निम्न रूपों में देख सकते हैं। विभिन्न रूपों में इन्होंने किया है, क्योंकि फागुन की जो आभा है वो सर्वत्र छाई हुई है और उससे हर स्थिति में हर कोई उससे प्रभावित हो रहा है। उसे प्रकृति की व्यापकता और सौंदर्य के दर्शन पेड़ पौधों में आए नवकलियों, खिले हुए फूलों आदि सभी में दिखाई दे रहा है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? चौथा प्रश्न इसमें दिया गया है, आप इस प्रश्न को कमेंट से भी कर सकते हैं। आपको पता है फागुन का वातावरण मादकता से पूरित होता है और उसकी यह मादकता और सुहावनापन उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न कर देता है। फागुन में बसंत का प्रभाव निराला ही होता है। पेड़ पौधों की डालें नवीन पत्तों से जहां सुशोभित हो जाती हैं, वहीं वे रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित होकर चारों ओर सुगंध मंद पवन की झोंकों के साथ बिखेरने लगती है। पक्षियों का ही क्या, मानव मन भी उमंगित होकर के चहकने लगता है। इस कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताओं को बताइए। प्रश्न को आप कर सकते हैं कि छायावादी काव्य शिल्प की पहली प्रमुख विशेषता तो ये है कि प्रकृति का चित्रण इन्होंने बहुत ही सुंदर भावों में मन के भावों को अभिव्यक्ति देना, और यहाँ पे ये दी भी है। तो यहाँ पे इसकी विशेषताओं की बात करें तो प्रकृति चित्रण के माध्यम से मन के भावों को अभिव्यक्त करना। इन कविताओं में भी फागुन के सुहावने और मादक वातावरण के द्वारा मन की मौज और उमंग का चित्रण सरसता के साथ किया गया है। इसके अलावा अन्य प्रश्नों की यदि बात करें तो देखिए, प्रश्न हो सकता है उत्साह कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। उत्साह कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो उषा कविता का प्रतिपाद्य आप इसमें लिख सकते हैं कि यह एक आवाहन गीत है। इस कविता में
कवि ने जहाँ बादल को पीड़ा और उदास लोगों की प्यास बुझाने वाला और धरती की तपन को शीतलता प्रदान करने वाला बताया है, वहीं दूसरी ओर इस संसार को नवीन प्रेरणा और नवीन जीवन प्रदान करने में क्रांति का प्रतीक भी बताया है, क्योंकि बादल सृजन और संहार दोनों ही शक्तियों में समर्थ है। ये आप इसका प्रतिपाद्य कर सकते हैं, या आप इसके प्रतिपाद्य को दूसरे रूपों में लेना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये एक आवाहन गीत है और इस कविता के माध्यम से, बादल के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन प्रस्तुत कविता में किया गया है। ये आप इसका प्रतिपाद्य भी कर सकते हैं। प्रश्न इसमें हो, उत्साह शीर्षक कविता में कवि ने बादल के संबंध में क्या क्या कहा है। बादल के संबंध में क्या क्या कहा है, तो कविता पूरी पढ़ी है, हमें पता है। आह्वान करते हुए कहा है कि तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण करते हो, तुम नवीन सृष्टि को धारण करने वाले हो, नवीन सृष्टि करने वाले हो, जल रूपी नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो, तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है और तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा देने वाले हो, तुम बरसकर इस गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करने वाले हो। यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है, उत्साह कविता में संसार को नया जीवन देने वाला किन्हें कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप यही दे सकते हैं, उत्साह कविता में संसार को नया जीवन देने वाला बादल और कवि को कहा गया है, क्योंकि जहां बादल वर्षा करके गर्मी से तपी प्यासी धरती को नया जीवन हरियाली के रूप में प्रदान करता है, वहीं कवि उत्साह का संचार करके निराश हताश लोगों के मन में नई उमंग और जोश का संचार करता है। एक प्रश्न इसमें हो सकता है निबंधात्मक प्रश्न के रूप में, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की मस्ती का वर्णन कीजिए। फागुन की मस्ती का वर्णन आप कर सकते हैं कि फागुन मास की मस्ती और शोभा मनमोहक होती है। फागुन की सुगंधित हवा से समस्त वातावरण, प्रत्येक घर महक उठता है। फागुन के झलकते व्यापक सौंदर्य से मन कल्पनाओं के पंख लगाकर उन्मुक्त गगन में उड़ने को उत्सुक हो जाता है और इस सौंदर्य को देख करके आंखें हटाए नहीं हटती है। पेड़ों की डालियों पर नए हरे हरे पत्ते लद गए हैं। इस प्रकार से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे, और उत्साह कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। यहाँ पे बात करें उत्साह कविता में, उत्साह कविता में क्या संदेश दिया गया है। संदेश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको इसमें क्या देना है। इस कविता में, क्योंकि ये कविता छायावादी है और इस कविता में बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। कवि की चाहना है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर लें, काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर के मन में विद्युत छवि को धारण कर लें और किसी संघर्षशील कवि के समान जन जीवन में नया उत्साह भर दें। वह समाज में गरज और बरस कर नया जोश, नई चेतना का संचार कर दें। इस संसार की पीड़ा और ताप को हरकर नव जीवन को शांति प्रदान करने का काम कवि ने बादलों के माध्यम से कहा है और यही संदेश इस पाठ के अंदर दिया गया है। तो आशा है आपको पढ़ाया गया ये पाठ समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की अपनी इस कक्षा से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में एक अलग कवि के साथ, अलग विषय के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। आप पढ़ें, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।